नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दरवाजे की दरार से मधु ने देखा कि उसका बड़ा भाई वासु कुछ लोगों के साथ आंगन में बैठकर शराब की पार्टी कर रहा है। उसने सुना कि उसके साथ जो लड़के बैठे थे वह उनसे कह रहा था कि आज काम हो जाना चाहिए। वह कौन सा काम पूरा करने की बात कह रहा था, यह मधु समझ नहीं पाई। उसने अपनी माँ को जगाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह उस समय तक जागी ही नहीं, क्योंकि वासु ने न जाने दूध के पतीले में ऐसा क्या मिला दिया था जिसे पीने के आधे घंटे बाद ही मधु और उसकी माँ नीलम देवी अपने कमरे में आकर सो गई। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि ये सारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, इसलिए वे दोनों माँ बेटी अपने कमरे में जाकर सो गई। उसने उनके सोते ही उनके कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी, ताकि वह इधर बाहर कुछ भी करे तो उन्हें पता न चले। उसने पहले से ही उन लोगों को तैयार कर रखा था जो उसकी माँ और बहन को ठिकाने लगाने में उनकी मदद कर सकते थे। उसने सभी को समझा दिया था कि किसको क्या काम करना है। उसे इतना पक्का यकीन था कि मधु और नीलम देवी को सुबह होने से पहले तो होश आने वाला नहीं है। तब तक वह अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। मधु को तब होश आ गया जब वासु, जो कि उसका सौतेला भाई था, वह अपने साथ पार्टी कर रहे लड़कों को नोटों की गड्डी थमा रहा था और कह रहा था, अब इतनी रात गए कौन सी ट्रेन आने वाली है। जैसे ही हमारा काम हो जाए उसके 1-2 घंटे के बाद ट्रेन आ जाए तो समझो मेरे तो रास्ते के सारे कांटे ही साफ हो जाएंगे। और एक दूसरे को तालियों की थपकी देकर बधाई दे रहे थे। काम हो जाएगा, रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। इन बातों से मधु ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि उसका सौतेला भाई उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। उसने अपनी माँ को जगाने की बहुत कोशिश किया कि वह जाग जाए तो वह उन्हें सारी बात बता सके, लेकिन जब वह जागी ही नहीं तो मधु ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ब्लेड अपने पास छुपाकर रख लिया, ताकि जो कुछ भी मुसीबत आए तो वह उससे अपनी सुरक्षा कर सके। वासु का सारा काम जैसे ही हुआ, उसने धीरे से दरवाजा खोला। तब तक मधु भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, ताकि वासु को शक न हो कि उसकी बहन को होश आ गया है, वरना वह उसकी माँ को भी नुकसान पहुंचा सकता था। और वह यह भी जानना चाहती थी कि आखिर वह उनके साथ क्या करना चाहता है। उसने देखा कि 2 लड़के और उसका भाई उसकी माँ को बोरे में भर रहे थे और 3 लड़के उसे भी एक बोरे में भर दिए। और उसका भाई बड़बड़ किए जा रहा था, कह रहा था, अरे जल्दी करो, ट्रेन के आने का समय हो रहा है। जल्दी से इन दोनों माँ बेटी को रेलवे लाइन के बीचों बीच ऐसे फेंकना कि ट्रेन के आते ही इन दोनों माँ बेटी का काम तमाम आज के आज ही हो जाना चाहिए, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। इनके परलोक सिधारते ही सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। भले ही मेरे पिताजी ने मेरी परवरिश के लिए मेरी माँ के मरते ही मेरी सौतेली माँ को मेरी माँ बना दिया था, लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं रहे और मैं इस काबिल तो हो ही गया हूँ कि मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ ही सकता हूँ। अब मुझे न ही इस माँ की जरूरत है, न ही इस बहन की। कहकर वह हा 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 करते हुए ठहाका लगाकर हंसने लगा। मधु बोरे के अंदर से चुपचाप यह सब सुन रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। अगर वह हाथ पैर मारती या कुछ भी बोल देती तो पता नहीं उसका भाई उसकी माँ के साथ क्या कर बैठता, क्योंकि उन्हें तो होश ही नहीं था। इसलिए मधु अपनी माँ की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वासु ने उन लड़कों को रेलवे ट्रैक पर उन्हें फेंक देने के लिए कह दिया और वह अपने घर में आकर आराम से सो गया।
दूसरे दिन जब पास पड़ोस के लोगों ने मधु और नीलम देवी के बारे में वासु से पूछा तो उसने कह दिया कि वे दोनों माँ बेटी उसके मामा के घर गई हैं। जब 1 महीना से ज़्यादा हो गया मधु और उसकी माँ घर नहीं आए तो मधु की सहेली पूनम उससे मिलने उसके घर गई, जो उसके साथ LLB की पढ़ाई एक ही कॉलेज में एक साथ करती थी। वासु उस समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पूनम ने कहा, भैया मधु कहाँ है? पूनम को देखकर वासु थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे पूनम, अच्छा हो गया तू यहाँ आ गई। देखना मधु और माँ कब से मामा के घर गए हुए हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने मधु को कई बार फोन लगाया लेकिन पता नहीं वहाँ ऐसा क्या हुआ है। जब से वे लोग वहाँ गए हैं कुछ परेशान से लग रहे हैं। पहले तो वह मेरा फोन उठाती भी थी लेकिन अब उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो मधु और माँ के बारे में सोच सोच कर घबराहट सी होने लगी है। 1 महीने से मैं अकेला खाना बनाकर खा रहा हूँ। मुझे तो लगता है अब यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वहीं मामा के घर ही चला जाऊं। पूनम बोली, भैया आप ऐसा मत कीजिए, कैसे पागलों की तरह बातें कर रहे हो। आप हिम्मत रखिए, पूनम बहुत समझदार है, उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए मैं उससे मिलने चली आई। हो सकता है वह एग्ज़ाम से पहले आ जाए, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, कहकर वह वहाँ से चली गई। पूनम के एक शब्द पागल ने उसकी सोच ही बदल दी। उसे एक आइडिया मिल गया पागल की एक्टिंग करने का। दूसरे ही दिन से वह अपने पास पड़ोस के लोगों के पास बोलने लगा कि वह अपनी माँ और बहन के साथ के बिना अकेला यहाँ रहकर क्या करेगा। इससे अच्छा तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। अगर वे लोग मेरे पास नहीं आते तो क्या हुआ, मैं तो उनके पास जा ही सकता हूँ ना। कहकर वह कभी उनकी याद में रोता तो कभी हंसता। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके पड़ोसी लोग कहने लगे, वासु कितना भोला है, अपनी सौतेली माँ से भी कितना प्यार करता है। कोई तो अपनी खुद की माँ से भी उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार वह अपनी सौतेली माँ से करता है। सभी लोग वासु को अच्छा और उसकी सौतेली माँ को बुरी कहने लगे। कुछ लोग तो वासु से यह भी कहते कि तू प्रॉपर्टी बेचकर अपनी माँ के पास मत जा, वरना वह तुझे वहाँ भी बहला फुसला कर तेरा सारा धन हड़प लेगी और तुझे खाली हाथ अपने पास से भगा देगी। बेचारा तो अपनी माँ बहन के प्यार में पागल हुए जा रहा है। लोग बातें बनाते रहे और वह अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी, खेत, घर, सारा जमीन जायदाद बेचकर रातों रात ऐसे गायब हुआ कि किसी को भी पता नहीं चला। कई लोग कहते, अरे नीलम देवी तो बहुत अच्छी थी, उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि कोई जान ही नहीं पाता कि वह वासु की सौतेली माँ है। कोई नए लोग तो उसका और वासु का प्यार को देखकर समझ ही नहीं पाते कि विमला देवी वासु की सौतेली माँ है, क्योंकि वासु की माँ तो उसे जन्म देते ही परलोक सिधार गई थी। इसलिए वासु की परवरिश की खातिर वासु के पिता नंदलाल जी ने नीलम देवी से शादी की थी। तब से नीलम देवी ने ही दूध मुहे वासु की परवरिश की थी। कोई कहता, नीलम देवी ऐसा कुछ कर सकती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई कहता, अरे ये कलयुग है भाई, यहाँ कौन किसके बारे में क्या सोचता है पता ही नहीं चल पाता। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन तब तक वासु सभी को चकमा देकर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वहां से चला गया था। लोगों का मानना था कि वह अपनी माँ के पास गया है, लेकिन सातिर दिमाग वाला वासु तो सारे रुपये पैसे लेकर सबसे दूर माया नगरी मुंबई शहर में चला गया था। उसने पहले से ही अपने एक दोस्त यश से बात कर रखा था कि वह ढेर सारे रुपये लेकर आ रहा है, उसके लिए एक अच्छे से फ्लैट का सौदा करके रखे ताकि उसे यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत न पड़े। उसका दोस्त यश, जो कि कई दिनों से वहीं रहता था, उसने एक फ्लैट उसके लिए बुक करवा दिया, जिससे अच्छा खासा मुनाफा उसने भी अपने लिए निकाल लिया था। वासु के
अपना फ्लैट खरीद लेने के बाद उसके पास एक भी पैसे नहीं बचे, बल्कि उसे पूरा पैसा देने के लिए कुछ रुपये लोन लेना पड़ा। अब फ्लैट का रकम तो पूरा हो चुका, लेकिन रही बात अब काम की, ताकि वह कुछ काम करके अपना पेट भर सके और लोन की किस्त चुकता कर सके। अब जय आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। वासु ने भी कंप्यूटर की पढ़ाई की थी, इसलिए उसे भी अपने ही ऑफिस में काम दिलवा दिया। वासु अब जिस ऑफिस में काम कर रहा था वहाँ तो करता ही था, उसके अलावा भी उसने एक फिल्म मेकर के पास साइड हीरो का रोल करने के लिए जाने लगा। वहाँ जाकर उसने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। वह कई प्रकार की आवाज़ें निकालने में माहिर था और गाना भी बहुत ही अच्छा गाता था। उसकी आवाज़ें सुनकर फिल्म इंडस्ट्री के मालिक ने उससे बात किया। उसे उसकी आवाज़ और गाने बहुत पसंद आए। उसने उसे परमानेंट अपने पास ही रहने खाने की सुविधा दे दिया और पेमेंट भी अच्छा खासा देने लगा। अब उसे जय के ऑफिस में जाने का समय ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वह वहीं रहने लगा। वासु हर महीने लोन की किस्त जमा करने के लिए जय के अकाउंट में पैसे डाल दिया करता, ताकि वह उन पैसों से लोन की किस्त भर दिया करता। इस प्रकार उसका फ्लैट का सारा लोन भी जमा हो चुका था। वासु को अब अपनी कई प्रकार की आवाज़ें निकालने के लिए और गाना गाने के लिए उसे बहुत प्रसिद्धि मिली। अब कई लड़कियां उसके आगे पीछे घूमने लगी। तभी उसकी मुलाकात वहीं काम करने वाली लड़की साक्षी से हुई। साक्षी देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी वासु की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि वे दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का विचार भी कर लिए। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब साक्षी और वासु अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि साक्षी वासु के बच्चे की मां बनने वाली थी। और पूरे 9 महीने के बाद साक्षी ने एक सुंदर सी परी को जन्म दिया। अब समय के साथ साथ बच्चे की परवरिश के लिए साक्षी को अपना जॉब छोड़ना पड़ा। अब वह घर पर ही रहने लगी और वासु रोज ही अपने जॉब पर जाता। धीरे धीरे वासु की दोस्ती और भी दूसरी लड़कियों से होने लगी। अब वह साक्षी और अपनी बेटी पूर्वा पर ज्यादा ध्यान न देकर उन अन्य लड़कियों पर ध्यान देने लगा, जो रोज नए नए डिमांड करती, और अगर वह उनका डिमांड पूरा न करता तो वे नाराज हो जाती। अब तो एक समय ऐसा आया कि वह कई कई दिनों तक अपनी पत्नी और बेटी के पास भी नहीं जा पाता था। वह कभी इस लड़की के घर तो कभी उस लड़की के घर चला जाता और वहीं सो जाता। जब एक के घर या साथ रहता तो दूसरी को बुरा लगता और वह वासु के साथ उसी चीज के लिए लड़ाई करती। उधर साक्षी वासु को कभी फोन लगाती तो वह उसी के ऊपर चिढ़ जाता, और जब भी अपने घर जाता साक्षी के साथ कुछ न कुछ बात को लेकर उसकी लड़ाई हो ही जाती और वह गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता, ताकि उसे बाहर की दूसरी लड़कियों को टाइम देते बनता था। वह जिस लड़की को टाइम देता वह तो खुश रहती, लेकिन दूसरी नाराज हो जाती। उन्हें मनाने के लिए फिर उसे महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने पड़ते थे। इस प्रकार वासु जितना भी कमाता उन लड़कियों के ऊपर ही खर्च कर देता। अब साक्षी को तो घर चलाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन उसने फेसबुक, इंस्टा में वासु को अलग अलग लड़कियों के साथ देखा, जिन्हें वह भी जानती थी। जब उसने उनके बारे में वासु से बात किया तो वह उस पर भड़क गया और चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम भी तो उसी फील्ड से हो ना, तो तुझे मालूम नहीं है क्या कि एक लड़का एक लड़की के साथ काम करे तो दोस्ती होना तो स्वाभाविक ही है। साक्षी बोली, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे या मेरी बेटी पूर्वा के बारे में कभी सोचा है कि हमको किस चीज की जरूरत है, हम कैसे रह रहे हैं? वो तो भला हो जय भैया का, जो हमारी तकलीफ को समझते हैं और कभी हमारे लिए दवाई तो कभी फल ला दिया करते हैं, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। साक्षी का इतना कहना था कि वासु को तो मौका मिल गया उसे भी चरित्रहीन कहने का। वह उस पर बरस पड़ा कि तू मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ रंगरेलियां मनाती है, तुझे शर्म नहीं आती?
तू खुद ही अपने आप को काबू में नहीं रख सकती और मुझ पर उल्टा सीधा इल्जाम लगाती है, कहकर उसने साक्षी के ऊपर हाथ उठा दिया। साक्षी रोती रह गई, लेकिन उससे कुछ नहीं बोली, इस डर से कि कहीं और कुछ भी कह दिया तो वह या तो उसे और ज्यादा मारेगा या फिर घर छोड़कर ही चला जाएगा। इसलिए वह चुप रहना ही उचित समझी। लेकिन वासु को तो बहाना चाहिए था अपने घर से बाहर निकलने का, इसलिए उसने खूब लड़ाई झगड़े किया और अपनी गाड़ी पकड़कर बाहर चला गया। तभी जय का फोन साक्षी को आया। उसने फोन उठाया और हेलो कहते ही फफक कर रो पड़ी। जय को शक हुआ कि आज फिर से वासु और साक्षी की लड़ाई हुई है। उसने यह बात अपनी पत्नी सीमा को बताया और दोनों साक्षी के पास उससे मिलने चले गए। साक्षी ने सारी बातें रो रो कर जय और सीमा को बता दिया। सीमा ने साक्षी से कहा, देखो साक्षी, जय ने तो वासु को कई बार समझा दिया है, लेकिन वह मानता ही नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए तुम्हें भी वासु से अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उनकी बातें अभी चल ही रही थी कि जय की माँ ने फोन किया कि उनका बेटा बंटी सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया है, इसलिए वे लोग जल्दी से घर आ जाएं। सीमा बोली, जय आप यहाँ साक्षी के पास रुकिए, क्योंकि बंटी आपके पास शायद चुप न रहे, लेकिन मेरे पास चुप हो जाएगा और मैं मम्मी जी के साथ उसे अस्पताल भी ले जाऊंगी और ज़्यादा ही इमरजेंसी हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप वहीं आ जाइएगा, कहकर वह वहां से जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। अब जय साक्षी को समझाने लगा कि उसे अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए और वह उसके हर कदम में उसका भाई बनकर उसका साथ देगा। साक्षी को जय की अपनापन भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वासु भी अपने घर आ गया। उसने देखा साक्षी जय के गले लगी हुई है। उसके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया। वह गुस्से से लाल पीला होता हुआ आया और साक्षी को जय से अलग हटाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने उन आंसुओं को नजरअंदाज कर उसके गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। यह सब जय से देखा नहीं गया। वह वासु के ऊपर चीखता हुआ बोला, वासु, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसे क्यों मार रहे हो? औरत के ऊपर हाथ उठाकर तुम कौन सी मर्दानगी साबित करना चाहते हो? जय का इतना कहना था कि वासु उसके ऊपर भी टूट पड़ा। उसे भी कई प्रकार की गालियां देता हुआ बोला, अच्छा, ये मेरी पत्नी है, इस पर मेरा पूरा हक है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? दूसरे की पत्नी पर डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कहकर उसका कॉलर पकड़कर उसे मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब बारी थी साक्षी के फिर से मार खाने की। जैसे ही उसने उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए अपने बेडरूम में ले जाकर पटका, वैसे ही वह नीचे गिर पड़ी। उसका सिर पलंग के आखिरी भाग में लगा और ऐसा लगा कि उसके सिर से इतना खून निकलने लगा कि वह वहीं बेहोश हो गई। वासु को पता ही नहीं चला कि साक्षी को कितनी चोट लगी है। वह उसे जितनी मर्जी मार पीट लिया और बाहर चला गया और उस लड़की को फोन किया जिसका नाम हीना था, जिसे वह बहुत पसंद करता था। वह रात भर उसी के साथ रह गया। जब वह दूसरे दिन सुबह अपने घर गया तो देखा उसके घर का दरवाजा वैसा ही खुला था जैसा वह छोड़कर गया था। अंदर उसकी छोटी सी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और उसकी सांसें भी ना के बराबर चल रही थी। जैसे ही वह अपने बेडरूम में जाकर देखा, साक्षी के सिर से खून बहकर उसके बिस्तर के गद्दे खून से लथपथ भीग कर नीचे भी थक्का के रूप में जम गया था। उसने जब साक्षी को हिला डुलाकर देखा तो साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे क्योंकि उसके तो प्राण पखेड़ू ही उड़ चुके थे। अब वासु जैसे ही अपने घर से चुपचाप भागने लगा, तभी पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। दरअसल जब वासु ने अपनी माँ और बहन को रेलवे ट्रैक में
बोरे में भरकर फिकवा दिया था। तब मधु ने जो एक ब्लेड अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रखा था वह बहुत ही काम आया। मधु ने उस ब्लेड की सहायता से बोरे को धीरे धीरे काटना शुरू किया और अपने बोरे को इतना काट लिया कि वह उस बोरे से आसानी से बाहर निकल सकती थी। फिर उसने अपनी मम्मी के बोरे को जल्दी जल्दी काटा ताकि वह उन्हें भी उससे जल्दी से बाहर निकाल सके। जैसे ही उसने अपनी माँ को बाहर निकाला वह जल्दी से उन्हें अपने कंधों का सहारा देकर रेलवे लाइन से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही वे दोनों माँ बेटी बाहर निकले, थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई और उनके बोरे उड़कर दूर चले गए, जिन्हें देखकर वासु के किराए के आदमी बहुत खुश हुए। उन्होंने वासु को सबूत के रूप में उन बोरों को दिखा दिया कि दोनों माँ बेटी का सबूत भी मिट गया और खाली बोरे उड़ गए। लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी हो गई कि उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उन बोरे में थोड़ा सा भी खून क्यों नहीं लगा है। अब मधु ने अपनी माँ को बहुत जगाने की कोशिश किया। तब थोड़ी देर बाद उन्हें भी होश आ ही गया। तब मधु ने उन्हें सारी बातें बता दिया और दोनों माँ बेटी चलते चलते वहीं पास के एक गांव में पहुंच गई। वहां एक घर में जाकर पानी मांगा। उन्होंने पानी को भी ऐसा पिया जैसे पता नहीं कितने दिनों से प्यासे हों। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे लोग कहाँ से आ रही हैं तो उन्होंने कह दिया, हम दोनों माँ बेटी मजदूरी की तलाश में निकले हैं। अगर हमें कुछ काम करने के लिए मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस घर का मुखिया बहुत ही सज्जन था। उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर में मजदूरी करने के लिए लगा दिया। बदले में उन्हें भोजन और पैसे देने का वादा भी किया। दोनों माँ बेटी ने वहाँ मन लगाकर काम किया। उनके काम से उस घर का मुखिया नंदलाल जी ने उनसे बातों ही बातों में पूछ ही लिया, तुम कोई मजदूर तो नहीं लग रही हो बेटी, कोई और बात है क्या? क्योंकि तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि उनका चेहरा हमेशा मुरझाया सा, उदास उदास सा लगता था। नंदलाल जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह उनकी हर संभव मदद करेगा। तब मधु ने उन्हें बताया कि उसके पिता का नाम नंदलाल था। तब वह मुखिया बोले, बेटी मेरा नाम भी तो नंदलाल ही है, अर्थात मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह ही हुआ। तब नीलम देवी ने उन्हें सारी बातें बता दिया। नंदलाल जी को भी उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके बड़े बड़े शहरों में जान पहचान और रिश्तेदार के लोग रहते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में उनके रिश्तेदारी के लोग पुलिस विभाग में भी हैं। वह वासु को ढूंढने में उनकी मदद जरूर करेंगे। तब मधु ने कहा, बाबा अगर आप मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ रुपये उधार दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। फिर मैं अपने स्तर पर भी कोशिश करती उसे ढूंढने की। नंदलाल जी ने कहा, बिटिया अगर मेरे इन चंद पैसों से तुम्हारा भविष्य बन सकता है तो मैं तो तुम्हें खुशी खुशी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तू पैसों की चिंता न कर और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। मधु ने फिर से अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी। उसका भाई तो मुंबई जा चुका था, लेकिन उसे पता ही नहीं था। वह चोरी छुपे अपने घर गई तो उसे पता चला कि उसका भाई तो घर और सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी माँ के पास चला गया है। लेकिन मधु ने ज़्यादा किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताई, वरना उसके भाई को पता चलता तो पता नहीं वह क्या करता। इसलिए उसने अपने घर में जाकर जो उसके सारे डॉक्यूमेंट कबाड़ की तरह एक कमरे में पड़े थे उन्हें चुनकर उठाया और वहां से चुपचाप निकल गई। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके घर को खरीदा था वह वहां उस वक्त शिफ्ट नहीं हुआ था। जब मधु उसी कॉलेज में गई जहां वह पढ़ाई कर रही थी, वहां जाकर उसने अपने प्रिंसिपल सर को सारी बातें बताई और कहा कि वह अब कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए ही आएगी। उसने परीक्षा दिया और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। अब वह आगे की पढ़ाई LLM करने के लिए मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि उसका एक दोस्त रवि जो LLB साथ में ही करता था, वह भी मुंबई में ही LLM की पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी करना चाहता था, जिससे उसकी फीस भी निकल जाए और पढ़ाई भी पूरी हो जाए। मधु को भी लगा शायद
उसे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और उसने अपनी एक सहेली भानु, जो कि मुंबई में ही रहती थी, उसे फ़ोन करके अपनी सारी परिस्थिति के बारे में बता दिया। भानु उन दिनों वहाँ मॉडलिंग का काम करती थी, इसलिए उसे मालूम था कि मुंबई शहर में करने वालों के लिए ढेर सारे काम हैं। उसने उसे अपने पास बुला लिया। मधु ने अब एलएलएम की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और भानु के साथ मॉडलिंग का काम भी समय समय पर करने लगी। तभी मधु को पता चला कि वासु गांव में सभी को झूठ बोलकर आया है कि वह अपनी माँ के पास गया है, लेकिन उसने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुंबई जैसे शहर में फ्लैट खरीद लिया है, क्योंकि वह भानु के साथ भी दोस्ती रखता था। लेकिन मधु ने भानु को यह बात बताने के लिए मना कर दिया था कि मधु भी उसी के साथ रहती है। अब वासु की हर एक एक्टिविटी पर मधु की नज़र रहती थी और अपनी पढ़ाई को भी पूरी शिद्दत के साथ करती थी, ताकि वह मजिस्ट्रेट बन सके और सारे फैसले खुद कर सके। वह जब मॉडलिंग करती थी तब अपना नाम रश्मि बताई थी, ताकि उसका भाई उसे पहचान न सके। उसने अपने भाई पर नज़र रखने के लिए एक जासूस भी लगा रखा था, जो उसे पल पल की खबर पूरे सबूत के साथ देता था। भानु ने भी मधु की काफ़ी मदद की थी। मधु ने एलएलएम की पढ़ाई भी पूरी कर ली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी, ताकि वह मजिस्ट्रेट बन सके। जिस दिन उसका भाई अपने घर से अपनी पत्नी को मरा हुआ जानकर डर के कारण चुपचाप भाग रहा था, उस दिन मधु ने ही पुलिस को फ़ोन करके उसके घर भेजा था। और जैसे ही वह अपने घर से बाहर कदम रख रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे थाने लाकर पूछताछ किया गया तो उसने कह दिया कि वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, किसने उसके साथ क्या किया। उधर कुछ पुलिस वालों ने उसकी बेटी पूर्वा को आनन फानन में डॉक्टर के पास पहुंचाया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसकी भी सांसें उखड़ चुकी हैं। तब तक मधु भी मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। उसे मजिस्ट्रेट बनने में पूरे 15 साल का समय लगा था। वासु का केस कोर्ट में गया। गवाही के लिए उसके दोस्त जय और उसकी पत्नी सीमा से पूछा गया तो उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक पूरे विस्तार से जज साहब के सामने सारा वाकया बता दिया, लेकिन वासु मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका केस सबसे पहले हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां मधु मजिस्ट्रेट थी। जैसे ही केस की सुनवाई हुई, सारे मुद्दों को एक एक करके साक्षी के तरफ से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसे झूठा साबित करने के लिए वासु के वकील ने भी नए नए पैतरे बनाए थे। जब मधु स्वयं ही वासु के खिलाफ विटनेस थी, तब वासु के तो होश ही उड़ गए। मधु को देखकर वह भूत भूत चिल्लाने लगा। तब सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तब वासु ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया कि उसने खुद ही अपने हाथों से मधु को मारा है और यह यहाँ कैसे आ सकती है। वह सबसे पहले दौड़कर मधु को छूकर देखना चाहता था, लेकिन वहाँ उपस्थित पुलिस वालों और वकीलों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि वह मजिस्ट्रेट साहिबा मधु को मार डालना चाहता है, लेकिन मधु ने ऑर्डर ऑर्डर कहकर सबको शांत कराया और कहा कि वह सही कह रहा है। उसके मन की तसल्ली के लिए उसे मेरे पास आ जाने दो और मुझे छूकर यह तसल्ली कर लेने दो कि वास्तव में मैं इंसान ही हूँ या भूत। उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बताने जाऊंगी कि वासु जैसे मुजरिम को दुनिया की कोई भी अदालत नहीं बचा सकती। उस दिन मधु ने अपनी माँ नीलम देवी और बाबा नंदलाल जी को भी गांव से बुला लिया था। जब सभी लोग शांत हो गए, तब वासु को 2 पुलिस वालों ने पकड़ा और मधु के पास लेकर गए। उसने जब मधु को छूकर देखा, तब उसे तसल्ली हो गई कि हाँ, मधु जिंदा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। तब मधु ने विटनेस बॉक्स में अपनी माँ को बुलाया। नीलम देवी को देखकर वासु फिर से आश्चर्यचकित रह गया और बोला, माँ, आप भी जिंदा हैं? हाँ मेरे लाल, मैं भी अभी तक जिंदा हूँ। क्यों? अपनी माँ को देखकर
तुझे हैरानी हो रही है क्या? नीलम देवी ने कहा। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मुझे बचा लेंगी ना माँ। आपने तो मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है ना माँ। आपने मुझ में और अपनी बेटी में कभी भी कोई फर्क नहीं किया, तो आज भी जरूर नहीं करेंगी। ऐसा मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। वासु ना चाहते हुए भी नीलम देवी की अच्छाई और सच्चाई सबके सामने बोल ही दिया। जब उसने इतना कह ही दिया, तब मधु ने वासु के वकील से कहा, साक्षी के केस के अलावा नीलम देवी ने वासु के ऊपर जो केस किया है, उस अपराध के लिए जो धारा लगी है वह निराधार तो नहीं है ना? वासु का वकील बोला, नो मिलार्ड, क्योंकि वासु ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी मां ने अपनी बेटी और उसके सौतेले बेटे में कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। तब मधु ने अपने तरफ से जो सरकारी वकील था उससे कहा, आप अपना पक्ष रखिए। सरकारी वकील ने वे सारे सबूत मजिस्ट्रेट साहब के पास रख दिए जो वासु के खिलाफ साक्षी को मारने के संबंध में थे, जिसे मधु ने उसे दिया था। मधु और नीलम देवी को रेलवे ट्रैक में बोरे में भरकर फेंकने के थे, क्योंकि वासु ने स्वयं स्वीकार किया था और वहां उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया था। इस प्रकार वासु को 1 करोड़ का जुर्माना, जो कि वह अपने फ्लैट को बेचकर ही चुका सकता था, और आजीवन कारावास की सजा, वह अब कभी जेल से बाहर जा ही नहीं सकता था। वासु को सजा मिलने से सभी लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वासु की हरकतों से सभी लोग परेशान थे। नंदलाल जी ने नीलम देवी से कहा, बेटी, तेरी बेटी को तो मैं यूं ही साधारण सी लड़की समझता था, लेकिन यह तो सचमुच ही बहुत ही बहादुर निकली। अगर तुझे कोई एतराज न हो तो मेरा पोता भी मुंबई पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी है। उसने जब से मधु को देखा है तभी से मुझसे कह दिया था कि वह शादी करेगा तो उसी से, वरना वह शादी ही नहीं करेगा। और उसके लिए जितने भी नोट्स भेजना, कोचिंग की व्यवस्था करना, सब उसी ने किया था। लेकिन उसने यह सब बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मधु को ऐसा लगे कि वह किसी के एहसान तले दब रही है। तब मधु की माँ ने मधु को यह सब बातें बताई तो उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि सच में बिना किसी परेशानी के उसके सारे काम कैसे आसानी से हो जाते थे। इसलिए वह एक पल भी बिना सोचे विचारे हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपने बाबा नंदलाल जी के ऊपर पूरा भरोसा था। तब जय ने भी उसे धन्यवाद दिया कि उसने सच्चाई का साथ दिया और साक्षी को न्याय दिलाया। अब जय मधु का भाई बनकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। वहीं भानु की शादी मधु ने अपने दोस्त रवि के साथ करवा दी, जो आजकल एक बहुत अच्छा एक्टर के साथ साथ एक अच्छा वकील भी बन गया था। अब उन सब की जोड़ी खूब जमने लगी। नीलम देवी भी अपनी बेटी के साथ ही रहती, ताकि मधु को घर संभालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। अब जय की माँ और मधु की माँ की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर वासु जीवन भर जेल की चक्की पीसता रहता और आंसू बहाता रहता कि उसने अपनी देवी समान माँ और पत्नी के प्यार को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है, जिसकी सजा वह जीवन भर भुगत रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहते हैं बुरा का अंत बुरा ही होता है। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहां कहां से सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।